Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be doing the MCQs of ISC Rhapsody, that is the part of poetry for class 12 ISC for their 2026 examinations. Okay, तो we'll be taking all 5 poems and उसमें हम लोग जितने भी MCQs है that we will do the poem wise. The first one is the price of which of the following. Now this is from telephone conversation. The price of which of the following is a speaker talking about in the first line of the poem. तो वो किसके बारे में बात करता है? Journey, no. Cigarette holder, no. None of the above. It will be rented accommodation. Okay, क्योंकि he wanted to बी देयर, जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में वो कॉल करता है सो दैट कि वो लैंड लेडी से ये पूछ सके अबाउट द रेंटेड अकोमोडेशन. ठीक, सो जहाँ पर वेर एवर पॉसिबल आई हैव मेक दीज नोट्स ऑल्सो सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड द करेक्ट आंसर. एंड दिस डॉक्यूमेंट अगेन आई विल बी सेंडिंग यू ऑन टेलीग्राम. आप वहाँ से इसको देख करके दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो. Which of the following is not an issue with the speaker for renting the accommodation? Price, residence, लोकेशन और प्राइवेसी. वो कहता है कि प्राइस जो है वो रीजनेबल है. रेजिडेंट्स आर ऑल्सो इनडिफरेंट, मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड. एंड द नहीं, रेजिडेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया था. द लोकेशन सीम इनडिफरेंट, इट इज़ नॉट गुड नॉट टू बैड. एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज द लैंड लेडी सॉर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब वो प्रीमाइसेस में नहीं रहती है, वो कहीं दूर रहती है. ठीक, तो द करेक्ट आंसर विल बी रेजिडेंट्स है, जिसके बारे में उससे कोई भी लेना देना नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन इज मेड बाय द स्पीकर. He is from America, Africa, black as raven, and he is not dark. So he is from Africa. Later he says that black as raven word भी वो use करता है इसमें no doubt. लेकिन beginning initial confession उसका क्या होता है? That madam, I hate wasted journey, I am African. ठीक, तो वो इस चीज़ का कन्फेशन पहले ही कर देता है कि मैं नहीं चाहता कि हेट वेस्टेड जर्नी, मतलब आई डोंट वांट कि मैं वापस जाऊँ, मैं मिलूँ तुमसे, तुम्हें पता चले, फिर मैं वापस आऊँ. हैंस यू जस्ट गेट टू नो दिस हेयर ओनली. वॉट डज अ सेल्फ कन्फेशन बाय द स्पीकर सजेस्ट. ये जो उसने किया सेल्फ कन्फेशन, उससे इसका क्या मतलब होता है? ही प्री एम्प्ट्स अ रेसिस्ट प्रेजुडाइज फ्रॉम द लेडी. ही प्री एम्प्ट्स अ हाइक. He feels himself as inferior to the landlady. It will be he preempts, means he already assumes that there will be a racist prejudice from the lady. कि हो सकता है लेडी को, हो सकता है कि उसको कई जगहों से ऐसा रिजेक्शन मिला हो, और hence he is assuming the same here also that the lady might be of racist prejudice. मतलब वो रेस को लेकर के, अलग अलग रेसेस को लेकर के वो पहले से उसने एक मन बना रखा होता है. हाउ डज द स्पीकर वॉन्ट टू प्रिवेंट अ वेस्टेड जर्नी. वो कहते हैं ना कि आई डू नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ वेस्टेड जर्नी बाय आस्किंग द लेडी टू कम एंड सी फॉर हर सेल्फ, बाय क्लियरिंग द इशू थ्रू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, बाय सेंडिंग समवन टू क्लियर ऑल द इशूज़. तो इट विल बी बाय आस्किंग द लेडी टू कम एंड सी हर सेल्फ. नो, ये वो बाद में करता है, एंड में करता है, जब वो उसको कलर कॉम्प्लेक्शन बताता है और उसको नहीं समझ में आता है लेडी को. ठीक, तो द फर्स्ट थिंग ही डज इज टू बाय क्लियरिंग द इशू थ्रू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. दैट इज वाई द टाइटल हैज़ बीन टेकन एज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. देन विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द गिवन बिलो. दैट इज साइलेंस, साइलेंस्ड, ट्रांसमिशन, ऑफ. तो इसका जो मतलब व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज दिस, इज इट सिमली, पर्सोनिफिकेशन, पॉलिप्टॉटन और मेटाफर. तो इट विल बी पॉलिप्टॉटन. अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन समझो, बिकॉज दिस फिगर ऑफ स्पीच, इवन दो फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, आप उसको सर्च कर सकते हो, फिगर्स ऑफ स्पीच डीवा क्लासेस के नाम से. ठीक, तो उसमें दिस वन वॉज नॉट देयर, तो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस हेयर इट सेल्फ. दैट पॉलिप्टॉटन मीन्स इट इज़ अ रिदमिक स्कीम वेयर वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द सेम रूट. जैसे साइलेंस और साइलेंस्ड आर यूज्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. एक ही वर्ड है ना, इसी से ही दो वर्ड्स बने हैं. तो जब दो चीज़ें साथ में यूज़ होती हैं, द रेपिटेशन एम्फेसाइजेस एब्सोल्यूट, क्वाइट एंड सोशल सप्रेशन अकरिंग ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज. मीन्स ये जो है मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर इसका यूज़ किया हुआ है, बिकॉज इट इज़ शोइंग द सोशल सप्रेशन इन दिस पोएम, that is telephone conversation. So the correct answer here is polyptoton. Okay,
हो सकता है ये वर्ड आपने नहीं सुना हो, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी दिस बिकॉज फिगर्स ऑफ स्पीच, नो डाउट इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. वॉट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज लिपस्टिक कोटेड? तो इसका क्या मतलब होता है? द लेडी इज ट्राइंग टू हाइड हर रेसिस्ट प्रिजुडाइज, द लेडी इज ट्राइंग टू हाइड हर ओन आइडेंटिटी, द लेडी इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, और नन ऑफ द अबव. तो इट विल बी द लेडी इज ट्राइंग टू हाइड हर रेसिस्ट प्रिजुडाइज. हाँ, okay. So in the poem, the speaker describes the landlady's voice as lipstick coated. This phrase, combined with her gold rolled cigarette holder, suggests that an air of superficial sophistication and artificial politeness. मतलब लिपस्टिक कोटेड इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा ही नाइस और पोलाइट बन रही थी. इट इंडिकेट्स हर सोशल पर्सोना इज़ अ मास्क. वो ये दिखा रही कि वो जो स्टार्टिंग में बहुत नाइस कॉन्वर्सेशन करती है कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल पर्सोना. उस वो एक ऐसे करके मास्क है बिहाइंड मीन्स इसके पीछे क्या है? देयर इज़ अ रेशियल बायसनेस विच बिकम्स एविडेंट व्हेन शी शिफ्ट द कॉन्वर्सेशन टू हाउ डार्क. ठीक, इज इट डार्क और वेरी लाइट? What is referred to by the landlady's rancid breath? There's a statement, there's a phrase used to landlady's rancid breath. उसका मतलब क्या होता है? Is it harsh voice? Is it ignorance? Is it knowledge? It is hypocrisy. Hypocrisy means कि जब आप स्टार्टिंग में जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं बहुत नाइसली देते हो, बाद में आप उसको क्रिटिकल तरीके से उसको यूज़ करते हो. मतलब कुछ बुरी चीज़ को पहले शी वॉज़ वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, एंड लेटर शी वेंट इनटू कि उसके वो जो टफनेस थी उसकी वॉइस में वो दिखने लगी थी. ठीक, तो rancid breath means her offensive, prejudiced and poisonous racist words. How dark are you? जैसे it symbolizes the stench of her hypocritical, ill-mannered and dehumanizing attitude towards African speaker. कि वो जो उसका रेशियल प्रिजुडाइस है फॉर द अफ्रीकन्स, वो यहाँ पर वेरी क्लियरली इट इज़ शोन ट्रांसफॉर्मिंग अ सिंपल रेंटल इंक्वायरी. क्योंकि यहाँ पर जो कॉल आई थी वो रेंट पूछने के लिए, रेंटेड अकोमोडेशन के लिए आई थी, बट इट वॉज चेंज इन टू अ डिस्गस्टिंग डिस्प्ले ऑफ रेशियल प्रिजुडाइस. ठीक, तो इट विल बी हाइपोक्रेसी. देन वॉट इज इंडिकेटेड बाय द कलर रेड इन रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल्ड टियर्ड ओमनीबस? तो इसका क्या मतलब होता है? इज इट हाइपोक्रेसी? इज इट इग्नोरेंस? इज इट नॉलेज? नो, इट इज़ अनोयंस. यहाँ पर द पर्सन जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में जो स्पीकर है, ही वॉज बैडली अनॉयड. तो ये जो कलर, जो रेड कलर है, दैट इज़ यूज एज अ सिंबल ऑफ एंगर एंड द अनोयंस ऑफ दैट पर्सन and the feeling of being overwhelmed with the lady's blatant racism. ठीक, then what color is West African sepia? Is it black, white, red? It is dark brown. Then next is, which figure of speech is used in the line you mean like plain or milk chocolate? ठीक, तो it is an example given here. तो you mean like plain or milk chocolate. When like or as is used, it is termed as simile. It is not metaphor, personification or alliteration. I hope you all know these figures of speech. If you don't know, you can go and check the figures of speech means with this video link. I'll be sending you the link of the figures of speech portion also in the Telegram. Due to which truthfulness does the landlady change her accent? She does not know about the color of West African sepia. She is not aware about the speaker's race. She is being too harsh right now. तो due to which truthfulness means she does not know कि जो color है West African sepia का वो क्या होता है. ठीक, means the race he has told and उसका color क्या होता है. तो due to this there was a change in her accent. The landlady's truthfulness means her genuine lack of understanding or ignorance. उसको कोई चीज़ थी जो नहीं पता थी. Okay, causes her to abandon her initial facade of pressurized good breeding, जहाँ पर वो अच्छेपन का मुखौटा पहनी हुई थी, and sophisticated accent. When the speaker describes his color using the technical or somewhat obscure term
West African sapia, she is forced to admit she does not know what it means. What's that? ठीक, तो वो यहाँ पर सीधे सीधे बोल देती है what's that, because she does not know about the color of West African sapia. Then, which color are the palms of the speaker and स्पीकर्स हैंड्स एंड सोल्स ऑफ हिज दीज? ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द एनालिटिकल क्वेश्चंस. तो दिस विल बी वेस्ट अफ्रीकन सेपिया. ये peroxide blonde is the color of palm speaker's hands and soles of his feet. ठीक. Then what reason does the speaker give for his bottom being raven black? वो क्या reason देता है? Is it harsh weather, continuous sitting, standing in the sun? तो it is continuous sitting. He explains that while his face is brunette, you need to remember the terms also for these, क्योंकि ये आपके कलर के शेड्स हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं. एंड आई हैव टॉट दिस इन द टेलीफोन कॉन्वर्सेशन. आप उसमें उसके एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देख सकते हो, बिकॉज वहाँ पर सारे फोटोज़ ऑल्सो हैव शोन कि ये जो कलर है ये ऐसा है. ओके. अदर पार्ट्स ऑफ हिम आर ऑफ डिफरेंट शेड्स, specifically stating the friction is caused by sitting down that has turned his bottom into raven black. There is a crow of this breed, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, मतलब as an example. So it is because of continuous sitting. Then, which figure of speech is used in the line given below? That is her receiver rearing on the thunderclap. So it is R and R. ठीक. And here also R. तो this is a sort of alliteration जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं. Alliteration is a part of the consonant sounds being repeated is known as alliteration. ठीक. assonance होता है जब आपके, वेट लेट मी जस्ट चेक, कि assonance ही होता है जिसमें आपके जो vowels होते हैं वो repeated होते हैं. ओके. द रेपिटेशन, येस, व्हेन जो वॉवल्स रिपीटेड वॉवल साउंड्स होते हैं यहाँ पर, जैसे रेन, मेन, चेन. ओके. तो इसमें ये जो ए का साउंड आ रहा है ना बार बार, दैट इज नोन एज एसोनेंट्स. बट यहाँ पर एलिटरेशन, दैट इज फॉर द कॉन्सोनेंट्स. ओनोमैटोपिया होता है फॉर थंडर क्लैप. तो अगर सिर्फ एक टर्म पूछा जाता है देन इट वुड हैव बीन ओनोमैटोपिया, जो आपके म्यूजिक्स के लिए होता है. थर्ड, फ्लटरिंग, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. तो वो जो साउंड्स के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं उसके लिए ये वर्ड होता है. सिमिली इज यूज फॉर एज एन लाइक. एंड एलिटरेशन अगेन इट इज़ यूज जब आपके जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं दैट आर फॉर, दे आर वेरी क्लोज टुगेदर. इन दिस लाइन आर इज प्रोमिनेंटली रिपीटेड इन रियरिंग एंड रिसीविंग. तो इसीलिए इट विल बी एलिटरेशन. Okay, then is the next one, that is tithynus. How do the vapors weep in their birth? And the clouds burst on the hills, the clouds dissolve into the rain, the vapors dissolve into the sea. So it will be the clouds dissolve into the rain. Okay, then नेक्स्ट इज व्हाट इज कंज्यूमिंग मी इन द फर्स्ट स्टैंजा. जब आपका ये एकदम जब स्टार्ट होती है पोएम, देन ओनली ही से दैट मी ओनली क्रूअल इमॉर्टैलिटी कंज्यूम्स, आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स. तो इट इज दिस इमॉर्टैलिटी दैट इज कंज्यूमिंग मी. हु इज मी हियर? हु इज मी हियर? मी इज टिथनस, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. देन नेक्स्ट इज इन हुज आर्म्स इज द स्पीकर विदरिंग. उसमें बोलते हैं ना दाइन आर्म्स, यहाँ पर ही यूजेज अ स्टेटमेंट दाइन आर्म्स, दैट दाइन वर्ड इज यूज्ड फॉर हिज बिलवड्स, दैट इज ऑरोरा. ओके, नो आंसर एल्स. देन व्हाट इज रेफर्ड टू बाय द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसका क्या मतलब होता है? द ईस्टर्न होराइजन, द गॉडेस ऑफ द होम ऑफ गॉडेस एओस और ऑरोरा. तो इट इज बोथ ईस्टर्न होराइजन और द होम ऑफ गॉडेस ऑरोरा इज द सेम, हेंस इट विल बी बोथ ए एंड बी. Poem explicitly places Tithonus in the ever silent spaces of east, gleaming halls of morn, that is where the sun begins its daily journey.
He describes himself withering in thy arms at the very limit, indicating it is her divine abode where he is trapped in eternal old age. Okay, then what is the tone of the poem? Very very important question, क्योंकि ये चीज़ें आपसे यूजुअली पूछी जाती हैं. तो the tone of this poem is elegiac, that is a mournful lament centered on themes of mortality, decay and the weariness of life. जब कोई भी ऐसी पोएम होती है जो बहुत सैडनेस रिलेटेड होती है, बिकॉज यहाँ पर ये टिथनस जो है वो पूरी पोएम में ही इज़ जस्ट क्राइंग दैट ही वॉन्ट्स टू हैव हिज नेचुरल डेथ. ठीक, तो दैट इज अ टोन ऑफ द पोएम, दैट इज एलिजाइक. एंड नाउ एपिग्रामेटिक एंड एपिस्टोलरी. Epigrammatic, the term is referred to the style that is concise, witty and paradoxical. ठीक, when इस पोएम में दैट इज मोस्टली कंटेन्स प्रोफाउंड इंसाइट्स, expansive lyrical and sorrowful nature, but it does not has very sharp brief characteristic, कि जैसे कि मतलब कोई बहुत ही witty answers उसमें नहीं दिए गए इस पोएम में, ये बहुत sadness वाली है. Then दिस डिस्क्राइब्स अ वर्क इन द फॉर्म ऑफ लेटर. जब भी कोई वर्क है जो लेटर के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टोलरी. इवन दो टिथनस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग कि जब एक पर्सन पूरी अपनी पोइट्री बोल रहा होता है इन फ्रंट ऑफ अ साइलेंट लिसनर. A speech that is addressed to a silent listener rather than a series of documents, या फिर epistolary जिसको हम बोलते, तो वो दोनों ही नहीं है. It is elegiac tone. Okay, next is which type of poetry is used in the poem sonnet, Tithonus. It is a dramatic monologue. Then who is one in the poem who lies beneath. ठीक, man comes and tilts all field and lies beneath. So it is a cockroach, a dead man, a grasshopper, all of the above. So it will be a dead man, means he comes, tilts the feet and lies beneath. तो lies beneath मतलब कि उसी अर्थ सरफेस पे वो आता है, घर बनाता है, और उसके बाद eventually when he is dead he lies beneath it. Then what is suggested by a white haired shadow roaming like a dream. तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? Is it an insignificant dream, man's shadow, moonlight और Tithonus? So it is termed as Tithonus here. ठीक है, the white hair shadow roaming like a dream, it is the description of Tithonus himself. It suggests his ghostly, insubstantial and withered state because of his cruel immortality. He is living forever without eternal youth. Okay, and ये कौन सी figure of speech है that is being used here? तो it is simile, जहाँ पर एक white haired shadow को बताया गया है एक ड्रीम के जैसे. मैंस शैडो नहीं होगा आंसर, बिकॉज यहाँ पर टिथनस को एक मतलब कहा गया है कि ही इज़ अ वाइट हेयर्ड शैडो, बट एक्चुअली ही इज़ अ लिविंग मैन. ओके, व्हाट डज अ पोएट बी मोन एज ही लुक्स एट अर्थ. जब वो अर्थ की तरफ देखता है तो बिकॉज ही इज़ लिविंग इन द स्काई. ठीक, तो व्हाट ही इज़ बी मोनिंग ऑफ? द सफरिंग ऑफ मैन, द डेथ ऑफ ऑल थिंग्स, हिज इमोर्टैलिटी. तो उस चीज़ पर इसको रोना आ रहा है, हिज इमोर्टैलिटी, दैट ही कैन नॉट गो एंड डाई ऑन अर्थ. वेयर इज ही नाउ हु इज डिस्क्राइब्ड एज वंस अ मैन. वंस he was a man, means very handsome, but now where is he right now? So he is in the sky, not forest, vapors or seas. Then who is described as so glorious in his beauty? ठीक, the prince of Trojan, that is the prince of Troy, that is Tithonus himself. ठीक, then next is who among the following has been compared to as wealthy men in the poem. The statement says, then didst thou grant mine asking with a smile, like wealthy man who care not how they give. तो यहाँ पर wealthy man को किससे compare किया गया है? तो it is Eos, who is the goddess of dawn. कि वो ये कह रहा है कि goddess of dawn, हाँ, वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे वेल्दी मैन जो होते हैं वो
कभी कुछ डोनेट करते हैं तो दे डोंट, मतलब दे आर नॉट, वो दे डोंट केयर अबाउट इट, दे डोंट थिंक अबाउट इट. सिमिलरली यू ऑरोरा, जैसे वेल्दी मैन वरदान देते हैं, वेल्दी मैन गिफ्ट्स देते हैं, आपने मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दिए, वरदान दिया है, जिसके कारण आई एम जस्ट सफरिंग विद दिस इमोर्टैलिटी. Who are referred to as they in the line given below. And though they could not end me, left me maimed. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? That the gods, time, nature or none of the above. तो it is being considered as time here. Gods की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, because he says ना, but thy strong hours, indignant, वर्कड देयर विल्स, उन्होंने अपना तो काम कर दिया, मुझे विदर्ड तो बना दिया, बट एंड बीट मी डाउन एंड मार्ड एंड वेस्टेड मी, उन्होंने मुझे बुढ़ा बना दिया है, बट दे हैव ग्रांटेड मी इमॉर्टैलिटी, बिकॉज ऑफ दिस इटर्नल यूथ तुमने मुझे नहीं ग्रांट किया. कॉन्सिक्वेंटली विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज द स्ट्रॉन्ग आवर्स, के कारण द रिलेंटलेस एज एंड विदर्ड हिज बॉडी, लेफ्ट मी मेम्ड इवन दो इट कुड नॉट किल मी. मीन्स क्योंकि समय मुझे मार नहीं सकता है, उसने मुझे इतना ओल्ड बना दिया है. वट अमेंट्स डज द स्पीकर आस्क टू मेक? टू आंसर द क्वेश्चंस, नॉट टू वीप, टू टेक बैक हिज गिफ्ट ऑफ इमोर्टैलिटी, टू गिफ्ट हर इमोर्टल यूथ, टू टेक बैक हर गिफ्ट ऑफ इमोर्टैलिटी. हर यहाँ पर कौन है? गॉडेस ने जो गिफ्ट दिया है इमोर्टैलिटी का, उसको वापस ले लो. ओके, देन नेक्स्ट इज 30. वट वेयर डज ए स्पीकर वॉन्ट टू गो? वो कहाँ जाना चाहता है? टू हिज होम, टू अ प्लेस वेयर ऑल आर इमॉर्टल, टू अर्थ, टू हेवन. तो ही वॉन्ट्स टू गो टू अर्थ वेयर ही कैन डाई अ पीसफुल डेथ. Which figure of speech is used in the line whispering I know not what of wild and sweet? So it is allusion, metaphor, alliteration or simile. So it is alliteration, whispering, what, wild, w w and w. ठीक. allusion is जब आप किसी पर्सन का, किसी ग्रेट पर्सन का रेफरेंस देते हो, ठीक. योर इंग्लिश इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर, तो दैट दिस इज नोन एज एल्यूजन. मेटाफर, एज और लाइक के बिना आप जब किसी को कंपेयर करते हो, सिमिली एज और लाइक के साथ जब कंपेयर करते हो, ठीक है. इन द लाइन दाई प्रेजेंस एंड दाई पोर्टल्स, हु इज रेफर्ड टू एज दाई? द गॉडेस ऑफ डॉन, टिथनस, गॉड अपोलो और नन ऑफ द अबव. तो इट इज गॉडेस ऑफ डॉन, that is aurora. Then what is referred by the speaker as the dark world? Heaven, underground, the earth, or it is the earth here. ठीक, इसको एक बार चेक कर लेना, but it will be earth here, it will be earth. Then is Beethoven, whose father had the habit of hitting him. It is Beethoven's father. Then why do some men physically abuse their children? This, अब ये भी एक कोट है. This man did it all because I guess all men want their boys to be geniuses. So they do not like them. They want to behave them as adults. They want to become as geniuses. They want to regulate their lives. They want them to become geniuses. Okay, which figure of speech is used in the line? His father made a habit out of hitting him. Is it made a habit out of hitting him? Is it alliteration, simile? Wait, again it will be h and h. ठीक, तो it will be again alliteration. सिमिली मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग बीइंग को नहीं दी जा रही है, इसलिए हैंस इट विल बी एलिटरेशन. देन जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं. देन हाउ कुड द लिटिल बॉय अर्न मर्सी एट हिज हाउस? by praising his father, by playing perfect notes on his piano, by playing the notes very slowly. It is by playing perfect notes on his piano. Then what does Beethoven hear when he would play the notes on his piano? His father always used to say that it is not good enough.
Then when could Beethoven not play the notes on his piano? When the fingers would cramp up, when the strings of the instruments got snapped, when his father would ask him to do so, when his notes would be perfect. No, when his fingers would cramp up. According to the poem, he could play no more when his fingers cramped up like the gnarled roots of tree trunks. ठीक, the text mentions that his father was harsh and demanding, forcing him to play until and unless his hands were stuff बहुत hard हो जाते थे hands. Then, which figure of speech is used here that his fingers cramped like gnarled roots of tree trunks? So it is very clearly shown as it is simile. Okay, क्योंकि like and as is being used. Then which of the following precious tool does Beethoven lose? His piano, his eardrums, his musical notes, or his vocal cords? So it will be his eardrums. Okay, it will be his eardrums. Then why could Beethoven not hear the audience's clapping? Because there was no audience clapping. No, he had lost his hearing ability. The audience never clapped. It is because he lost his hearing ability. ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समरी तो आपने पढ़ ली, वन शॉट यू हैव गॉट. येस, इफ़ यू वांट टू हैव अ क्लियर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, तो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ ISC रैप्सडी एंड प्रिज्म प्लस ISC इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में भी यू कैन फाइंड ऑल दीज चैप्टर्स. अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन बहुत फुर्सत से बैठ करके उसको रीड करो, प्लस द डॉक्यूमेंट्स आई हैव सेंड ऑन टेलीग्राम, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं. हाउ डिड द ऑडियंस फील बीथोवन्स म्यूजिक? तो बीथोवन्स म्यूजिक अकॉर्डिंग टू मी, ओके, इट विल बी डिवाइन, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, बोरिंग एंड टू लाउड तो नहीं है. डीटोनेटिंग होता है द इंटेंसिटी ऑफ सम साउंड, की बॉम्ब अगर एक्सप्लोड किया है तो कितने तेज़ी से हुआ है. तो हेयर Beethoven's music measurements could take you to the distances reaching the past towers of Babylon, turning solar systems into symbols that crash together. तो उसके ये जो statement से इससे पता चलता है कि that he was being taken to some divine place. Okay, even though detonating is being used as a terminology there itself, but वहाँ पर उसको intensity के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया है. So the answer will be divine. Which attitude of Beethoven's act of not getting down on his knees forever tells his own self-respect, his own sincerity, his own pride, or his own modesty? So the correct answer will be pride. Self-respect maybe, but the best answer I could give you is pride, because his refusal to get down his knees for anyone, जैसे कि not before even kings and queens, is a symbolic of his immense pride and fierce independence. जहाँ पर he says कि वो just because कि अपने जो वो पियानो के वो जो legs होते हैं उसके, वो उसको हटा देता है so that he can feel the vibrations through the floor. So while he displayed humility, total surrender towards his music, he maintained a defiant and proud stance अगेंस्ट ह्यूमन अथॉरिटी सोशल हायरार्की के सामने वो नहीं झुका, वो सिर्फ अपनी म्यूज़िक के सामने झुका. तो इट शोज़ हिज प्राइड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन. वाई डिड बीथोवन एम्प्यूट द लेग्स ऑफ हिज पियानो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वो ऐसा क्यों करता है? टू एडजस्ट हिज हाइट? नो, टू फील द वाइब्रेशंस ऑफ हिज म्यूजिक थ्रू द फ्लोर, बिकॉज इट वॉज हिज डेफनेस दैट वॉज बीइंग मतलब the limited thing, that was limiting him here. For whom does Beethoven get down on his knees? Father, self-respect, audience, or music? So it is music. According to the speaker, deaf have an intimacy with which of the following? So it is music, dream, speech. No, it has an intimacy with silence. In the poem, Beethoven's thoughts moved at the speed of which of the following? एक मिनट. Beethoven's thoughts moved at the speed of which of the following? तो it may be, you just
let me know. ये maybe it is light, just let me know if whatever is the correct answer of this. ठीक, maybe it is light, but you just check and tell me. Okay, then small towns and rivers. Which of the following is the correct answer, correct about poet's hometown? Small towns and rivers, अब ये दोनों बहुत very sweet small poems are there. ठीक, तो it is affected during rainy season, it remains the same, it becomes windy, it becomes vibrant with change in the season, it remains the same. वो कहती कि मतलब everything changes but the town remains the same. The howling of the wind creates what mood in the poem? It creates a gloomy mood in the poem. Why is silence described as dreadful in the poem? It creates panic in the mind of men, gives rise to loud noises, it is association to death and grief, and it leads to decay and destruction. It is association with death and grief. Okay, which literary device is used here in the sad wreath of tuberoses? ठीक, simile, transferred epithet, metaphor or metonymy. तो it will be transferred epithet, that is the in this an adjective. ठीक, that is epithet is natural, describes a person's feelings, is transferred to an inanimate object associated with them. जैसे ये एक पर्सन की फीलिंग है, बीइंग सैड बीइंग हैप्पी इज़ अ पर्सनस फीलिंग, और उसको यहाँ पर हमने एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कि एक अजीवित चीज़ के साथ हमने उसको अटैच कर दिया, तो इट इज़ नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट. एपिथेट इज़ द adjective that is being used. So sad is the adjective that is being used for it. Life and death has been compared here. Which of the followings? The residents of the firm of the town, the tuberoses, the winds, or the rituals. ठीक है, it is being compared to the rituals. Wait. The sad wreath of tuberoses, it will be used, it will be done with rituals. Then what is suggested by the phrase the river has a soul? It is a living entity, revered entity, heavenly object, it can die, it is a living entity, it has a soul. Which figure of speech is used in the line? It cuts through the land like the torrent of grief. तो it will be simile. ठीक, ये तो आप देख करके पहचान सकते हो. Then next is, why does a river seem to hold its breath? To feel the flow of water while falling from the height to fill the water. So it is to feel the flow of water. The river is described as holding its breath to anticipate anticipation, tension, longing for a better, more pristine state. It suggests that it searches for a land of fish and stars. So अगर ये वाला होता तो this would have been a better answer. Otherwise it can be considered as none of the above. ठीक, a contrast to suffocating trash or torrents of sorrow it currently carries. It is a personification used to show that the river has a soul and is seeking for purity. So it is taking a feeling, to feel the flow of water can also be fine, but यहाँ पर अगर ये वाला आंसर होता कि why does a river seem to hold its breath, it can be it's holding while it searches for the land of fish and stars. ठीक, तो the better option may be this none of the above, because यहाँ पर कोई suitable option दिया नहीं हुआ है. Then what does a speaker see? What does a river seek by asking for a land for fish and stars? Market of fish? No. It will be pollution free clear water. Means this is what the river is seeking. If it wants the land of fishes, जहाँ पर नीचे fishes भी दिखाई दें और जो ऊपर stars हैं उनका भी reflection उस पे show हो. Which of the following is not known by the river? The first drop, the dry surface, the mortality of water, the mist,
on the mountains. The mortality of water cannot be shown because the water it is it is not included. Water is not immortal. Okay. Which figure of speech is used in life and death? तो is it simile, assonance, personification और antithesis? It is antithesis. Antithesis जहाँ पर दो concepts को एक साथ रखा जाता है यहाँ पर. Assonance also I should tell you. हाँ, assonance is that जो vowel sounds वाला था ना, this I have already told you. तो यहाँ पर life and death that is antithesis, जब आपको दो contrasting terms को एक साथ रखा जाता है. Which constitute a shrine of happy picture for the poet? Is it the shrine of her own town, childhood days, her town itself? So it is the childhood days. What is suggested by the anxiety for the future of children, anxiety for impending death, the course of the river, or the none of the above? So it is the anxiety of the impending death. Then what is the cool bamboo and sunlight symbolic of? Is it air and warmth? Is it winter and summer? Is it a human body and the soul? ठीक. And is it none of the above? So here the poet uses these metaphors to describe the nature of life and its transient. Cool bamboo represents the human body which is mortal and subject to decay. ठीक. तो it will be this one. And the sunlight represents the soul, that is the life force that warms the body, giving it life, meaning and purpose. Okay, so it will be human body and the soul. Then which figure of speech is used in the line, we all want to walk with the gods? ठीक. तो this will be, मतलब according to me it will be metaphor. ये भी हो सकता है we want walk with the gods. Alliteration can also be there. ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर the correct answer according to me will be metaphor. Why? Because it is showing as a universal human desire with profound meaning. मतलब यहाँ पर इस आइडिया को हम इस आइडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल बट स्टिल वी वॉन्ट दैट. ओके. So it signifies a yearning to live in harmony. That will be a metaphor. Then the last one, that is death be not proud. Who is addressed to by the speaker in the poem? किसकी यहाँ पर बात हो रही है? तो this is death. From the following literary devices, which one is used in the poem while addressing death? Is it allusion, simile, metonymy, or apostrophe? So it is apostrophe. That is a literary device that the speaker directly addresses someone that is not present, dead or inanimate object. ठीक. तो यहाँ पर death is an abstract concept और उसी को ही यहाँ पर बताया गया है. तो this is apostrophe. Which of the following characteristic of death is admonished by the speaker? Arrogance, power, charm, or faith? तो it is death be not proud means death का arrogance यहाँ पर दिखाया गया है. ओके. तो उसको मतलब बोला है कि तुम बहुत ज़्यादा प्राउड फील ना करो, तुम उसको थोड़ा कम करो. Then who according to the speaker is the subject of pity in the poem? It is again death. Sleep, human beings, slaves, no. It is death that is the subject of pity. Which of the following has been described as the pictures of death? Is it poppy charms, fate and chance, rest and sleep? So rest and sleep is described here as the pictures of death. ठीक. What who are the people who often die earliest? Virtuous, kings, slaves, or sick? So it is the virtuous people who die the earliest. Which trait of death is being referred to as a slave to fate, chance, king, and desperate men? That death has power all over these. Death is an independent entity. Death has no real powers because अगर कोई king मार देगा तो person will die.
a slave to fate, destiny के कारण the person dies. Desperate men who go for suicide, they also die by themselves. Death is not having any real powers. Which of the following is not a part of the wretched company with whom death hangs out? ठीक, तो इज इट पॉइजन, सिकनेस, पीस और डेस्परेट मैन, मतलब कि इन सब के साथ तो डेथ होती है बट पीस के साथ डेथ इज नॉट देयर. देन नेक्स्ट इज डेथ इज नॉट अ बेटर इंड्यूसर ऑफ स्लीप दैन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इट इज पॉपी चार्म्स. ठीक, दैट इज the opium and the magic spells of the portion. So it is better, not a better inducer of sleep than which of the following. The poppies and charms are even better. Then where will the people be when they will wake eternally? तो वो कहाँ जाएंगे? On earth, in heaven, in their graves. It will be in heaven. And then which literary device is used in the last line of the poem? It is that and death shall be no more death, thou shalt die. So this is a statement is a paradox because the idea of death being died up is used as paradox. ठीक, which what is the central theme of the poem? That is which he wants to convey, that is it is mighty and dreadful, powerless, non-entity, changes fate. So it is death and non-entity. Then the poem Death Be Not Proud belongs to which category of poetry? So it is an ballad, elegy, ode or sonnet. It is a sonnet. Death, एक मिनट, इसको एक बार चेक कर लेना. वैसे तो इट कैन बी दिस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर इसी की तो बात की गई है कि वो इसको डेडिकेट किया गया है पोएम को, बट इट विल बी अ सोनेट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड. तो इट इज़ डिफाइंड जब आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हो, मना कर रहे हो. And the last one, which literary device is used in the line given below? One short sleep past, we wake eternally. तो the literary device is sesra, that is a natural pause. जो यहाँ पर ये जो pause लगा हुआ है एक आइडिया को दूसरे आइडिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, it is known as sesra. ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप दिस इज़ लिटिल यूजफुल फॉर यू. थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो गए होंगे. वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच MCQs. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.